बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, बहुत से पार्टीज़ को ये भी इल्ज़ाम है कि इक़्तिदार में हम आ जाएंगे, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक देख रहे हैं, कुछ अपनी ऐनक की नज़र से देख रहे हैं कि उन्हें ऐनक का नंबर कौन सा लगा हुआ है और उन्हें हक़ाइक़ क्या दिखाई दे रहे हैं। ये जो बनते टूटते इत्तेहाद हैं, कोई गिला कर रहा है कि हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे थे तो अब दूसरी पार्टी में क्यों जा रहे हैं। तो किसी के नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और किसी के नज़दीक हमें तो कभी मिली नहीं, हम तो आवाम के ज़ोर पे निकलते हैं। तो इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शेख साहब, मियाँ साहब आए, मियाँ साहब के आने के बाद बुलंदोबाग दावे भी किए गए। मियाँ साहब के आने के बाद आपकी नज़र में मंजरनामा ये भी बन रहा था कि लोग पार्टी के अंदर शामिल होना चाह रहे हैं। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात फिर से उभर के सामने आएगी और हुकूमत बना पाएगी। लेकिन वर्ताए हैरत में हम उस दिन मुब्तला हुए कि जब आपको इलेक्शन से पहले एमकेएम से इत्तेहाद करना पड़ गया। एमकेएम से इत्तेहाद की मंतिक समझ नहीं आई। उधर आपकी कोई हैसियत नहीं, उनकी इधर कोई पंजाब में कोई हैसियत नहीं। तो फिर ये इत्तेहाद की बातें क्यों मंजर आम पे आने लगी और आप पीपल्स पार्टी, JUIFA, IPP, PTI पार्लियामेंटेरियंस, इनसे मिलने की बजाय आपने एमकेएम को प्रेफर दिया? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मैं कराची में रहता हूँ और ये मेरे भी जवाब जो है मैं आपको ऐसा दूंगा जो कि बिल्कुल हकीकत से के साथ है। देखिए, हमारी पार्टी कराची में पिछले इलेक्शनों में भी 2013 में भी कोई सीट नहीं ले सकी। अगरचे बहुत कराची में PMLN के नज़दीक वोटर हैं, लेकिन यहाँ पे हर पार्टी का अपना अपना वोटर है। और इसी तरह हैदराबाद भी शहर है और दूसरे सिंध के शहरों में। तो MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये कोई मर्ज तो नहीं हुई आपस में, ये होगा ना तो कोई सीट की एडजस्टमेंट होगी। तो अगर दोनों मिल के कोई ना कोई, क्योंकि उनका भी वोट बैंक है कराची में और PMLN का भी है और पीपल पार्टी का भी वोट है, जमात इस्लामी का भी वोट है, यहाँ पे PTI का भी वोट है। ये सारी पार्टियाँ यहाँ पे एक्टिव है और होना भी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इंडस्ट्रियल शहर है, बिजनेस सिटी है। तो ये अपने अपने वोट हैं। हम समझते हैं कि अगर इंडिविजुअली हम यहाँ पे कराची में कंटेस्ट करें तो पहले भी हमने कोई अच्छा कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये मिल के, इसी तरह MQM का भी कोई रिजल्ट पिछले इलेक्शनों में तो इतना ज़्यादा नहीं था। तो मिल के हम समझते हैं कि दोनों के वोट मिल के कुछ सीटें हम दोनों पार्टियां निकाल सकती हैं और ये मफाद में है। देखिए, जमहूरियत में सीट का असल तो नंबर ऑफ सीट्स है ना। तो पंजाब में तो हमारी पोजीशन बड़ी कंसोलिडेटेड है, लेकिन हम समझते हैं कि कराची में और इवन बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ भी हम जाके उनसे भी बात कर रहे हैं। तो हम तो तमाम पार्टियों को, एक तो इस वक्त सिर्फ एक सिंगल पार्टी का पाकिस्तान चलाना आसान नहीं है। जो आने वाला पाकिस्तान है ना, उसमें आपको तकरीबन सब लोगों को, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद पीपल पार्टी से भी हमारा कोई ना कोई 13 पार्टियां इकट्ठी थी ना, मिलकर ही हमारी हुकूमत थी पिछले। मेरे पास इत्तला ये है कि आप 13 पार्टियां भी इकट्ठी हैं, इलेक्शन के बाद आप 13 की 13 पार्टियां इकट्ठी ही होंगी। मेरी इत्तला गलत है या सही है? नहीं, मेरे पास इत्तला तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों का अलायंस पाकिस्तान के तो कौमी हुकूमत की तरह हमारी अगली हुकूमतें होंगी। कोई एक सिंगल पार्टी जो है ना, वो तमाम इलाकों में पॉपुलर नहीं है। मसलन पीपल पार्टी का ज़्यादा जोर सिंध के दही इलाकों में है और पंजाब में उसकी पोजीशन सिर्फ चंद हल्कों में होगी, साउथ पंजाब में। अदरवाइज पंजाब में उनकी कोई पोजीशन नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भी बलूचिस्तान में कोई सीट नहीं निकल रही थी, तो बलूचिस्तान में भी मिल के हम कोई ना कोई सीटें वहाँ, क्योंकि अलायंस होगा, सारी पार्टियां मिल के। आप सही कह रहे हैं कि 13 पार्टियां या ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां, एक कौमी यकजहती वाली बात है जो पाकिस्तान की, यानी हम कह सकते हैं कि कौमी हुकूमत बनने जा रही है। कौमी हुकूमत बनने जा रही है ना, इस किस्म की बात, इस किस्म की तमाम पार्टियों को तकरीबन साथ। मियाँ साहब ने तो आते ही कहा ना कि मैं तमाम पार्टियों से बातचीत करना चाह रहा हूँ और उनको साथ लेके हम चलेंगे। तो ये तो अब देखिए ना, कोई इलेक्शन में आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अलायंस होगा, बातचीत होगी, जिसका कोई ना कोई जो मैनिफेस्टो है। लेकिन शेख साहब पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज कौन सी हैं। आप ये समझते हैं, पहले तो सिंपल आप जवाब दें, मैं पार्टी नहीं कोई रखता।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किस जमात से होगा? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुकाबला पंजाब में तो होगा, अगर पीटीआई से था पहले, पिछला इलेक्शन पीटीआई से बहुत ज़्यादा मुकाबला रहा। अदरवाइज तो काफ लीग जो है वो भी उतनी नहीं, अभी नई पार्टी तहरीके इस्तेकाम बनी है। अब वो क्योंकि ज़्यादा पीटीआई के लोग उधर चले गए हैं, इलेक्टेबल है ना, लोग काफ़ी इलेक्टेबल हैं, तो पंजाब में वो सीटें ज़रूर उनके दिल पे हाथ रख के शेख साहब बताएं, पीटीआई क्या ये दौर इलेक्टेबल्स की सियासत का है या नहीं? देखिए, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जो लोग चाह रहे हैं, जिसको अभी भी हम कई इलाकों में उन लोगों से उनका इन्फ्लुएंस है। हमारे अपना इलाके में, मैं आपको अपना चनियोट का इलाके में ले जाता हूँ। हमारे यहाँ मुझे आना पड़ा कराची से, मैं कराची में ही रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ, और मैं हमारे यहाँ कभी 150 साल से उनके मुकाबले में कोई नहीं आया था। ये अभी भी जो हमारे इलाके शुरू हो जाते हैं साउथ पंजाब के नज़दीक है, जंग का ज़िला और चनियोट का ज़िला और बाकी सारे, पिछले इलेक्शन में 8 ज़िलों से मेरे मुंसलिक जो ज़िले थे ना, खुशाब था, बखर है, हाफजाबाद, चंजोट, मियांवाली, इन तमाम ज़िलों से, जंग, इन तमाम ज़िलों से सिर्फ वाहिद मुस्लिम लीग की हमारी एक सीट निकली है। बाकी सीटें पीटीआई ने ली थी देहाती इलाकों में, क्योंकि इलेक्टेबल ज़्यादातर उधर चले गए थे। हमारे इस रीजन में इलेक्टेबल की अभी भी बहुत अहमियत है। वो ये अलग बात है कि वो आज के दौर में क्या होना चाहिए, लेकिन आप उनको इसको जो हकीकत को नहीं हटा सकते, हकीकत है ये। चलिए शेख साहब, आपकी हकीकत मान ली, आपकी अकेली सीट निकली इन 7-8 इजला में, अब कौन सी आपने दूध के कुएं या दूध की नहरें ऐसे निकाल दें कि आपकी सीटें ज़्यादा निकल आएंगी? नहीं, इस बार भी कोई, ये देखिए ना, पार्टियों की और भी सीटें निकलेंगी। हम भी पिछली बार हमें इलेक्शन में बहुत मुश्किलात हुई, हमें हिस्सा ही हमारे क्यों 8 में जिलों में से एक सीट निकली कि बाकियों को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, मुस्लिम लीग किसी को टिकट ही नहीं दिए। मेरे अपने हल्के में भी मेरे पास नीचे एमपीए नहीं था, बगैर एमपीए के मैंने लड़ा, और साथ वाले चनियोट के हल्के में हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, कैंडिडेट उन्होंने खड़े नहीं होने दिए, और मुझे अपने बेटे को जो भी कभी चनियोट आया ही नहीं था, उसको वहाँ पे इलेक्शन लड़ाना पड़ा ज़िला चनियोट की दूसरी सीट पे, हालांकि वो इलेक्शन नहीं जीत सका। तो अभी भी हमारे एरियाज में इन्फ्लुएंशियल लोगों की पोजीशन है, और वो जिधर चले जाते हैं उनका, इसीलिए सारी पार्टियां इन इलाकों में, शहरों में पोजीशन दूसरी है। आपको रियलाइज करना पड़ेगा, ये जो पीटीआई की आप बात करते हैं ना, वाकई ये पॉपुलर जमात यानी आम दरमियाने लोगों में जो मिडिल कम्युनिटी है, मिडिल इनकम लोग हैं, या वो उनमें, या पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें ज़रूर पॉपुलर थी। ये कहना कि पॉपुलर नहीं है, लेकिन अब बात ये है कि वो शहरों में ज़्यादातर उनकी है, इन इलाकों से उनके पास कैंडिडेट नहीं है। अभी चले हमारा जो मुकाबले में इलेक्शन लड़ता है, अगर वो चला गया शहरों के अंदर, अगर मेरे मुकाबले का कैंडिडेट ने छोड़ दी, अगर छोड़ दी है पीटीआई, तो उनके पास दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट लाएंगे तो कोई इलेक्शन होगा ना। कैंडिडेट भी 5 साल मेहनत करता है, लोगों की गमी खुशी में अटेंड करता है, उनके काम करवाता है, तो अपना कैंडिडेट का एक इन्फ्लुएंस होता है। सिर्फ पार्टियां कुछ नहीं कर सकती, पार्टियों का 10-15%, 20% वोट होता है, बाकी कैंडिडेट अपने वोट होते हैं उनके। हमारे आप ये मानते हैं कि ये जो रेडी बान है, जिनका ताल्लुक दूर दराज इलाकों से है, गाँव से है, आप उनसे जाके ज़रा राय लेना, अवामी सर्वे भी सर करवाया करें, क्योंकि बैठ के बात करना और कहना कि मेरी पॉपुलरिटी, अगर मैं बैठ के बात करूं कि मेरे सुनने वाले बहुत हैं, तो ये मेरा जाम हो सकता है कि मुझे सुनने वाले मुझे तज़हीक का मेज़ लहजे में सुन रहे हों, या मुझे ये सुन रहे हों कि ये आज क्या शुद्ध नहीं छोड़ेगा। मैं तो यकीन से नहीं कह सकता कि वो किस इरादे से सुन रहे हैं। आप बतौर पार्टी के एक कारकुन या रहनुमा, आप ज़रा सर्वे करवा के देखें कि आम फर्द राय क्या रखता है और आपकी पार्टी से कितना खुश है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे से ज़्यादा सर्वे कौन करेगा जो 31 साल से, या अभी 7वां एमएनए का इलेक्शन लड़ने जा रहा है, जिनको अगर टिकट नहीं मिला, जिसको अगर टिकट नहीं मिला 1997 में, तो उस वक़्त खान साहब 8 जगह से खड़े हुए थे, 8 की 8 जगह से हार गए, और हमारे वोट, मुझे मुस्लिम लीग तमाम सीटें पंजाब से जीत गई, तो मुझे अगर टिकट नहीं दिया तो मेरे वोट पीएमएलएन और पीपल पार्टी दोनों कैंडिडेटों के टोटल से ज़्यादा थे, और मेरे पास उस वक्त भी एमपीए नहीं था। सर्वे करते हैं, लोगों में जाते हैं, देखिए बात, उनके पास कैंडिडेट होना भी, दोनों चीज़ें हैं।
एक एक पॉपुलैरिटी है पार्टियों को। मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि पार्टी के वोट 15% किसी हल्के में, 10% किसी हल्के में 20% ये होते हैं। बाकी कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। आप बिल्कुल उसको निगेट कर रहे हैं कि कोई खंबा भी खड़ा कर देगा तो वो जीत जाएगा, इस तरह है नहीं। पहले आपको अपने कैंडिडेट, आज असद उमर साहब ने आपकी बुनियादी रुकनीत से भी छोड़ दिया ना, तो अब पीटीआई की पोजीशन नहीं है। अब मुकाबला करेगा, ठीक है, जो कैंडिडेट तरीके इस्तेकाम में जा रहे हैं, कुछ उनमें इलेक्टेबल है, वो सामने आएंगे, लेकिन वो आपके इत्तेहादी होंगे ना, वो भी जी आपके इत्तेहादी बन रहे हैं वो भी, कि नहीं? नहीं, अभी तय हो रहा है, वो कोशिश उनकी होगी जी, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनका तर्जमान उनका आपको लेने आता है, आपके लीडर को, तो अभी आप कहते हैं कि अभी बात होगी। मुझे एक बात बताएं शेख साहब, राणा साहब, शेख साहब, क्या ओन चौधरी लेने नहीं आया मियां साहब को, रिसीव करने नहीं आया? नहीं जी, ओन चौधरी लेने आया। जहाज की जो बात आप कर रहे हैं ना, जहाज तो उन्होंने एक्सप्लेन किया ना कि कंपनी का जहाज है, उसने पैसे देने हैं बैंक को, उसके ऊपर वो सूद भर रहा है। चले एक मेहरबानी चलेगा नहीं, मान लिया कंपनी का जहाज। ओन चौधरी साहब भी कंपनी के नहीं, ओन चौधरी साहब आए, आप सही कह रहे हैं कि वो आए, अब वो पार्टी की तरफ से कोशिश है, पार्टियां आपस में मिल रही है ना। एमपीएम आके हमें मिली है ना, हम जा रहे हैं बाप के बाद। ये पार्टी भी देखिए इस तरीके इस्तेकाम भी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में बातचीत क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, इलेक्शन चले, मैंने यासर आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि मेरे सवाल जो होते हैं ना शेख साहब, वो आपको शायद अच्छे नहीं लगते, लेकिन यासर एक सवाल मुझे सब ये बता दें कि आपको पिछले इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं मिले या नए उम्मीदवार उन्होंने लाने दिए, क्या इस इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को उसी तरह जलसे जुलूस करने की इजाज़त होनी चाहिए जिस तरह आपको पीपल्स पार्टी को, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, या किसी भी सियासी जमात को है? तो रह गिरेगी जी, बिल्कुल जिस पार्टी का टिकट का निशान है बैलेट पे, हर पार्टी को खुली इजाजत होनी चाहिए, उनको जलसे करने देने चाहिए। नहीं तो इलेक्शन तो फिर उसका बात नहीं बनेगी ना, फिर तो इलेक्शन फेयर होते हुए नजर भी आने चाहिए। चलिए, आप आज के प्रोग्राम को हम याद में रखेंगे, आपके इन अल्फाज को ना हमने आपको इलेक्शन के बाद भी सुनाने हैं और याद भी रखने हैं। फिर आपसे हम, चूंकि मुझे आप पे यकीन है कि आप हमेशा हक और सच का साथ देते हैं। नहीं राणा साहब, इससे होगा क्या? इससे पहले भी कोई प्रोग्राम का कोई मैंने कहा हो, बेशक नहीं, मैंने ये कहा था और अब मैं चेंज कर रहा हूँ। नहीं, हम कोई किसी प्रोग्राम में मैं बात तो तारीफ करता हूँ जो समझता हूँ बेहतर। जी भाई, शुक्रिया जनाब, आप हमें प्रोग्राम में लेते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है आपसे कि आप खुल के सवाल करते हैं, और बात ये होनी चाहिए। हम खुल के सवाल करते नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है, खुदा की कसम खुल के सवाल काट नहीं सकते। चले, आपका इतना ज़र्फ है, इतने सवाल सुन लेते हैं, हमारे तो कोई सवाल भी नहीं सुनता सर। नहीं, आप यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे तो अच्छा लगता है, आप बिल्कुल, ये हमारे मुल्क सबका है, सब मुल्क हम मिल के चलेंगे। देखिए, मशवरा सबका होना चाहिए जी, आपका भी मुल्क है, मेरा भी मुल्क है, सबका मुल्क है जी। हाँ, अच्छा शेख साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ आपने एमकेएम से इत्तेहाद किया, कराची के अंदर आप भी जानते हैं, आपका कारोबार भी वहाँ पे, आपका ज़्यादातर वक्त भी वहीं पे गुजरता है। बल्दियाती इलेक्शन में एमकेएम के बाइकआउट के बाद, इससे बात अलग कि एमकेएम ये दावा करती है कि हमने बाइकआउट किया तो टर्नआउट बहुत कम हुआ, लेकिन इतने अरसे में जमात इस्लामी ने वहाँ पे एमकेएम के मुकाबले में वोट बैंक में इजाफा किया है। हालिया कारकर्दगी भी अगर देखी जाए या जलसे जुलूस देखे जाए, तो आपको समझ में आता है कि एमकेएम से इत्तेहाद सूदमंद रहेगा? देखिए, जमात इस्लामी का बिल्कुल यहाँ वोट बैंक है, आज से नहीं है। बहुत एमक्यूएम के बनने से पहले से जमात इस्लामी कराची से सीटें निकालती थी, शुरू से ही। और जमात इस्लामी एक यहाँ की कराची की एक पॉपुलर जमात है। बात यह है कि एमक्यूएम, लेकिन जमात इस्लामी तो पीटीआई के साथ ज़्यादातर उनका आपस में इश्तराक या कोई मिल के इलेक्शनरिंग कर रहे थे। तो ये डिपेंड करता है ना कि कौन सी पार्टी किसके साथ करीब आ रही है। तो मैंने पहले आपको गिनाया कि कराची में और हैदराबाद, कराची बहुत बड़ा शहर है ना, पाकिस्तान की तकरीबन 10% आबादी कराची है सिर्फ, और पाकिस्तान का पूरा यानी मुल्क का लोग यहाँ रहते हैं। बात वही हो रही है कि यहाँ तमाम पार्टियाँ पॉपुलर हैं, हर एक के अपने ANP के भी वोट हैं, तमाम इन मौलाना फजलुर रहमान के JUI के वोट हैं। जब भी वो जलसा करते हैं
सब पार्टियां यहाँ पॉपुलर हैं, उनका अपना अपना वोट है। अब जो आपस में मिल जाएंगे 2-3 पार्टियां तो उनके वोट में इजाफा हो जाएगा कि एक अकेले अकेले लड़ेंगे, अगर सीट की एडजस्टमेंट करेंगे ना तो सबके मफाद में, जो दूसरी तरफ भी पीपल पार्टी भी करेगी ज़रूर, वो हो सकता है जमात इस्लामी भी करे या किसी और पार्टी भी करे, तो उनका भी राइट है। तो ये कराची में इस बार बड़ा अच्छा इलेक्शन होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसा इलेक्शन कम देखा होगा, हर पार्टी के यहाँ पे वोट हैं। कराची में अच्छा इलेक्शन होने जा रहा है, हर पार्टी के यहाँ पे वोट है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इसी सियासी इशू पर मजीद बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ये इत्तेहाद जो बन रहे हैं, इस इत्तेहाद के मकासद क्या हैं? बस समझ से बालातर बात है कि एक तरफ आपकी अक्सरियत नहीं, दूसरी तरफ उनकी अक्सरियत नहीं, सीट एडजस्टमेंट वाला मामला बन नहीं पा रहा। तो एमकेएम और नून लीग के दरमियान ये जो इत्तेहाद की बातें हैं, ये क्या किसी को सिर्फ छेड़ने के मुतरादिफ हैं कि टेस्टर लगा के देखा जा रहा है कि आगे से रिबटल किस तरीके से आता है, रिटेलिएशन कितनी आती है, फिर उनके साथ कोई मामला तय पाए जाएंगे और फिर मफाहमत की पॉलिसी पे अमल पैरा होंगे। ये माजी करीब का जो इत्तेहाद है, इतनी भी क्या बन गई कि इत्तेहाद इस तरीके से टूटे कि आप बातचीत करना तक गवारा न करें और आप अपना कोई वफ्द उनके पास ना भेजें या वो आपके पास आना गवारा न करें। मेल मुलाकातें तो जारी हैं, हाँ ये अलग बात कि गेट से भी किसी को वापस भिजवा दिया जाता है कि अंदर मसरूफियत चल रही है, तो लेकिन डेलीगेशन तो आ सकता है। डेलीगेशन आने से रोक कौन सकता है? कि एक सवाल है। आप पहल तो ये कहा जाता था राना साहब के कानूनी उमूर है और कानूनी उमूर में पेचीदगियों की वजह से मेल मुलाकातें नहीं होंगी, लेकिन जिनसे करनी है, जिनको बुलाना है, उनसे तो हो रही हैं। तो फिर ये दो बड़े जोमा से मुलाकातें ना होना, मिसाल आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्या टेलीफोनिक गुफ्तगू ही काफ़ी? यासर मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारा कौम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला है। ये कौम के साथ एक ऐसा ड्रामा खेला जा रहा है। मैं आज आपको जो बात कह रहा हूँ, आप जिस दिन इलेक्शन की ट्रांसमिशन होगी और उसके बाद जिस दिन हुकूमत की बनाने की ट्रांसमिशन होगी, ज़रा आप ये चीज़ें देख लीजिएगा। आपने कौन सा सर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाना, आप भी उधर ही बैठे हो? इसका ना देख लीजिएगा, हम भी यहीं पे होंगे इंशाअल्लाह ताला। बात यह है कि ये मामला तमाम मामला तय हो चुके हैं। सिर्फ एक चीज़ पर सबको फ्री हैंड दिया गया है, क्या कि जो जहां पर जितनी ज़रब लगा सकता है, जो जहां पर जोर लगा सकता है अपने तौर पे, वो जोर लगा के बंदे तोड़ ले। लेकिन दरांती या कुल्हाड़ी तो किसी की तेज होती देखी नहीं। मैं सुन लेना, देख ले। और उसके बाद साथ उन्हें कहा गया कि जनाब आपने इकट्ठे हुकूमत बनानी है। फैसला ये होगा कि जनाब वोट यानी पार्लियामेंट के अंदर किसके मेंबरान ज्यादा हैं वो वजीर आजम हो जाएगा, जिसके काम है उसके सदर ले आएंगे, जिसके बाद स्पीकर क्या, डिप्टी स्पीकर क्या, बाकी क्या सब होगा। 11, 12, 13 जमातें दोबारा इलेक्शन के बाद इनका एक नया इत्तेहाद होगा। और नया इत्तेहाद फाइनल हो चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, हर चीज फाइनल हो चुकी है। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए और अपने आप को कि हमारे पास कितनी नशिस्तें आती हैं, कौन कितनी नशिस्तें लेता है। मुझे एक सियासी लीडर ने कहा, सिंध से तल्लक रखता है वो सियासी लीडर, उसने कहा जनाब मामला तो तय हैं, तयशुदा मामलात हैं। मैंने कहा वो किस तरह? उसने कहा गौर करें, जब हम किसी एक लीडर के खिलाफ बोलते हैं तो पहले एक जमात से बोला जाता है, वही दूसरी जमात से बोला जाता है, वही तीसरी जमात से बोला जाता है, वही चौथी जमात से बोला जाता है। तो आप इस पे अंदाजा लगा लेना, हम सब एक ही विकेट पे है ना, एक ही लाइन पे है ना। मैं कहा हाँ ये तो है। उसने कहा भाई बाकी चीजें भी तय है, सिर्फ ये है कोशिश हम सब ने करनी है कि हम में से सीटें ज्यादा कौन लेकर जाता है, हम में से कौन कितनी मेहनत करता है, हम में से कौन जो है आगे निकलता है। जो आगे निकल जाएगा दूसरे को हर सूरत में उसकी सपोर्ट करनी पड़ेगी, हर सूरत में उसका साथ देना पड़ेगा। ये तय हो चुका है। मैंने अभी शेख साहब को एक बात की, आपने सुनी? हमने कहा जी कौमी हुकूमत बन रही है, फिर उन्होंने कहा जी कुछ ऐसे साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने इंकार नहीं किया, उन्होंने किसी एक बात से इंकार नहीं किया। मुझे एक बात बता दें,
MKM के दफ्तर नहीं खुले, MKM के मुतालबात पूरे नहीं हुए, लेकिन वो नून लीग के साथ खड़ी है। GDA भी साथ खड़ी हो जाएगी, पीपल्स पार्टी के साथ कोई और खड़ा हो जाएगा, बाकी जमातों के साथ कोई और खड़ा हो जाएगा। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के कुछ लोग पहले सारी अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे थे, यहाँ लगा रहे थे, ज़ाया तो नहीं कह रहे, लगा रहे थे किसके खिलाफ? नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब वो सारा किसके खिलाफ करते हैं? तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इसी तरह परवेज़ खटक साहब यही कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो जमातें इत्तेहाद में, परवेज़ खटक साहब उस वक्त इत्तेहाद में तो नहीं थे, लेकिन अब वो भी तो किसी ना किसी तरीके से हिस्सा है ना, बिलवास्ता बिला वास्ता या जो मर्जी आप कह लें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं यस सर। लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूँ कि मैंने इलेक्शन के हवाले से आपकी भाभी से बात कर ली थी और मैंने उन्हें कह दिया था कि इलेक्शन में ये होने जा रहा है। मैंने उन्हें बता दिया था कि इलेक्शन क्या होगा साहब। ठीक है, बात यहाँ पे हम कर नहीं सकते। नहीं, मेरी बात सुने, आपने जितनी बार तज़किरा कर दिया ना, मुझे ये आसार दिखाई दे रहे हैं कि आप चाहते हैं कि एक नया फरमान जारी हो कि अपनी बेगम से भी बात नहीं कर सकते आप। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं आप करते हैं तो वो यहाँ पे मैं कह नहीं सकता। अगर मैं कह दूं, अगर मैं बता दूं तो फिर आपको नजर आ जाएगा। अगर मैं वो चीज बता दूं कि क्या होने जा रहा है तो आप और मैं चलें बाब। दूसरी बात यार, बड़ी आज अफसोस की खबर है, निगरान वज़ीर आला, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, अल्लाह जवारे उनको रहमत जन्नत में में आला जगह मुकाम ता फरमाए। आमीन। अब देखते हैं पूरा किसके नाम का निकलता है, नए वज़ीर आला कौन आते हैं और नए वज़ीर आला जो हैं कबीना क्या कबीना कौन, नई कबीना कौन सी बनती है? क्योंकि क्या वही कबीना होगी या नई कबीना बनेगी? अब इस पे मेरे पास जो इतला है वो भी बड़ी मज़ेदार इतला है। क्या? मेरे पास इतला यह है कि परवेज़ खटक साहब अपना बंदा लाना चाह रहे हैं, उनकी भी है, जो है मौलाना साहब, उनकी खामोशी भी अब किसी और तरफ इशारा करिए कि अब ऊपर भी हम नीचे भी हम। ANP जो है वो कहती है नहीं ऐसे नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी अपनी ताई जोर लगा रही है। अमीर मकाम साहब को एक लहदा टारगेट दे दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो इलेक्शन से पहले अब एक और इलेक्शन हो गया ना, ये इलेक्शन ही हो गया ना एक किस्म का। ये इंतखाब होना है ना, जाहिर बात है। नहीं, ये इसका इंतखाब तो नहीं होगा, तो मुशावरत के बाद इंतखाब ही होगा ना। मुशावरत कौन सा इंतखाब? अच्छा, हम तो सियासी तौर पे, आईनी तौर पे बात करेंगे ना सर। आप कह सकते हैं आईनी तौर पे फिर या ना, ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, आप इसको तूल दे देंगे, आप ना करें आप सर। वो इस पे तावीलें होंगी नहीं, इस पे कल गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आइन के आर्टिकल 24 और 224A के तहत वज़ीर आला फिर से मुशावरत के बाद मुंतखब किए जाएंगे और वो अपॉइंटमेंट होगी। अपॉइंटमेंट किसके नाम का कुरा निकलता है, वक्त का इंतजार कीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।